हेलो एवरीवन। सो फाइनली इंग्लिश की जो हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे उसका आज डे 3 रहने वाला है। जगह एसएसबी जूनियर असिस्टेंट की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल रहने वाली हैं। वो कैप वीडियोस आपसे कंटिन्यूसली डिस्कस करते जा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपको कवर कर रहा हूँ। जैसे पहले जेके एसएसबी के करवाए, फिर एसएससी के करवाए। आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे आपको सीडीएस का जो 2025 में पेपर हुआ है वहां से कुछ क्वेश्चन उठा के लाया हूँ जो आपको कवर करवाने जा रहा हूँ। और आज की इस वीडियो में लास्ट में कुछ जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम तो जेकेएसएसबी का देने जा रहे हो ना, वहां का पैटर्न आपको बता दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और ऐसे देखा जाए सीरीज के हिसाब से 23वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है। इडियम फ्रेजेस वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेंगे। कहा गया लिसन विद हाफ एन ईयर, इसका मतलब क्या हो जाएगा। चार तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, इनको एक बार पढ़ लो, समझ लो क्या आंसर हो सकता है। करेक्ट आंसर आपको मैं बताने जा रहा हूँ। लिसन विद हाफ एन ईयर का मतलब है कि आप किसी बात को सुन तो रहे हो, लेकिन आप अपनी फुल अटेंशन उस पर नहीं दे रहे हो, मतलब पूरे ध्यान से पूरा अटेंटिव होकर उस बात को नहीं सुन रहे हो। इसका मतलब आप डिस्ट्रक्टिव वे में लिसनिंग कर रहे हो, आप सामने जो इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, उसकी बात को सीधे सुनना नहीं चाहते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है नॉट पे फुल अटेंशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल भी दी गई है, ही वॉज लिसनिंग विद हाफ एन ईयर वाइल स्क्रॉलिंग थ्रू हिज फोन। अपने मोबाइल को वो चला रहा था, स्क्रॉल कर रहा है मोबाइल को, साथ में दूसरे की बात भी सुन रहा है, तो फुल अटेंशन के साथ बात नहीं सुनी जा रही। इसे तब हम क्या यूज करते हैं, लिसन विद हाफ एन ईयर। क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इसका आंसर आपको समझ आ गया। सेकंड क्वेश्चन आज का है, फिर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं, वहां पर कहा गया है डाइड इन द वूल। इसका मतलब क्या हो जाएगा। स्टार्टिंग में सारे इडियम फ्रेजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। चार तरह के ऑप्शंस यहाँ पर भी दिए गए हैं, पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डाइड इन द वूल का मतलब क्या हो जाएगा। इसका मतलब होगा कि देखो, अगर कोई इंसान है, उसको कोई बिलीफ है, कोई फेद है ना, कुछ उसका विश्वास है, वो पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो चुका है, आप कुछ भी कर लो वो चेंज नहीं होने वाला। ऐसी कंडीशन में हम क्या यूज करते हैं, डाइड इन द वूल। जैसे एग्जाम्पल में कहा गया इतने सालों के बाद भी ही रिमेन्स अ डाइड इन द वूल, डाइड इन द वूल फुटबॉल फैन ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। इतने सालों के बाद भी आज भी वो किसका फैन है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन है। मतलब उसके दिमाग में कि यही मेरी फेवरेट टीम है, चाहे कैसी भी कंडीशन रही हो, वो आज तक चेंज नहीं हुआ है। जैसी उसकी सोच थी वैसी भी तो चली आ रही है, समझ गए हो। इसके जो एक्चुअली में ओरिजिन था वो कहाँ से आया। डाइड इन द वूल का मतलब क्या होता है कि देखो पूरा प्रोसेस होता है, आपको डाई करना है। अगर धागा बनने से पहले ही फाइबर को डाई करने की कोशिश करो तो वो परमानेंट हो जाएगा, उसका कलर चेंज नहीं कर पाओगे। जनरली होता क्या, पहले धागा बन जाएगा, गोला टाइप का जो धागा बनता है, उसके बाद आप अगर डाई वगैरह करते तो वो आप कलर चेंज कर सकते हो। बट आपने पहले अगर वो डाई का प्रोसेस लगा दिया तो ये परमानेंट हो जाएगा, इसको इजिली रिमूव नहीं कर सकते। तो वही है ना कि आपके दिमाग में थिंकिंग परमानेंट हो चुकी है, उसको रिमूव नहीं कर सकते। तब हम क्या यूज करते हैं, डाइड इन द वूल। तो ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर डी में है अनचेंजिंग, तो चेंज ना हो सके, एंड फर्म इन बिलीफ एंड कन्विक्शन। समझ गए। तो आपका बिलीफ जो है वो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हो इस्टेब्लिश हो चुका है, पक्का हो चुका है, वो चेंज नहीं होने जा रहा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही मायने में इसका मतलब बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 आपके सामने स्क्रीन में है, यहाँ पे कहा गया है लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, आप थोड़ा सा सोचिए। चार ऑप्शन तो आपके पास है ही हैं, करेक्ट आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए जी, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मीनिंग होता है कि आप जैसे इसकी इडियम आया कहाँ से, मतलब कहा गया डिस्टर्ब करोगे, सोया हुआ डॉग है, स्लीपिंग डॉग, अगर आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो हो सकता है कि वो प्रोवोक हो गया, आपको काटने का काम करे, आपको काट देगा। तो यहाँ से इसका मतलब आप निकाल सकते हो कि आप क्या करो, आप ट्रबल पैदा मत करो, आप कुछ ऐसे हरकतें मत करो, ऐसे कुछ काम ना करो जिसकी वजह से आपको ट्रबल होना पड़े, आप पे इफेक्ट पड़े। समझ गए हो। जैसे आप कोई पुरानी बात थी, कोई पुराने झगड़े वाली बात थी, आप उसको छेड़ो ही मत। अगर आप उस बात को छेड़ोगे ही नहीं, इसको टच ही नहीं करोगे, उस पर बातचीत नहीं होगी, बातचीत में तो ट्रबल भी सामने नहीं आएगा। इस तरह से आप कह सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में कहा गया द इशू वॉज ऑलरेडी सेटल्ड, इशू पहले सेटल हो चुका था। सो द मैनेजर डिसाइडेड टू लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, तो मैनेजर ने डिसाइड करा कि हाँ इसको मैं छेड़ूंगा नहीं, अगर छेड़ दिया तो ट्रबल पैदा हो जाएगा, ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। समझ गए लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई का मतलब क्या है। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी है नॉट इंटरफेयर इन सिचुएशंस वेयर इंटरफेरेंस में एक्सकर्बेट मैटर्स। मतलब ऐसे सिचुएशन में आप इंटरफेयर ही ना करो जहाँ पे इंटरफेयर करने से सिचुएशन और खराब हो जाए। समझ गए। तो एक्सकर्बेट की मतलब क्या होता है कि आप बैड सिचुएशन को और वर्स बनाने का काम कर रहे हो। तो ये हो गया लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अगर जो बात हो चुकी है उसको खत्म करो, उस पर डिस्कशन दोबारा ना करो। क्वेश्चन नंबर 26 में है फाइट फायर विद फायर।
सभी सीडीएस यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। फाइट फायर विद फायर का मतलब क्या होता है वो भी देख लेते हैं। देखो जी, इसका मतलब है कि आप जैसे आप किसी से लड़ाई कर रहे हो, कोई स्ट्रैटेजी चल रही है, जो आपका अपोनेंट में है, जो आपका राइवल है, उसकी जो स्ट्रैटेजी है, आप उसी स्ट्रैटेजी से फाइट कर रहे हो, जो काम वो कर रहा है उसी अप्रोच को आप भी फॉलो कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, फाइट फायर विद फायर। समझ गए हो? मतलब आप क्या कर रहे हो, आप ना ब्लाइंडली कुछ नहीं कर रहे हो, बल्कि आप क्या कर रहे हो, आप जो सामने रिस्पॉन्स कर आप उसको इक्विवेलेंट रिस्पॉन्स दे रहे हो। समझ रही होते हो गया फाइट फायर विद फायर। जैसे कहा जाता है इसका ओरिजिन कहाँ से रहा है, फायर फाइटिंग के टाइम पे कई बार कंट्रोल्ड वे में फायर ही जो बड़ी आग को रोक सकती है, तो फायर को फायर से रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की स्ट्रैटेजी हम भी अपना रहे हैं, उसकी स्ट्रैटेजी से उसी को स्ट्रैटेजी को खत्म कर रहे हैं। यहाँ पे ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो सकता है, यूज द सेम फोर्स और स्ट्रैटेजी ऑफ वंस अपोनेंट टू काउंटर देम। ये सही मतलब चलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 27 की बात करेंगे, यहाँ पे कहा गया स्ट्रेट एंड नैरो, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपको ये बताना है। चार तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। देखो स्ट्रेट एंड नैरो का मतलब क्या होता है कि आप एक अच्छा ऑनेस्ट और डिसिप्लिन वे में जिंदगी जी रहे हो। जैसे ओरिजिन आप कह सकते हो स्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, जो बिल्कुल सही हो, गलत ना हो। नैरो का मतलब डिफिकल्ट तो हो सकता है, तंग तो हो सकता है, लेकिन सीधा रास्ता होगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, स्टे ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि आप सही चीजें कर रहे हो, जो सही काम है वही कर रहे हो, और बैड हैबिट्स को अवॉइड कर रहे हो। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए, ऑनेस्ट एंड मॉरली एक्सेप्टेबल वे ऑफ बीइंग, मतलब ऑनेस्ट वे में जिंदगी जी रहे हो, जो चीज होनी चाहिए उसी को मान दो, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, इस तरह की जिंदगी आप जी रहे हो, तो स्ट्रेट एंड नैरो आपको बोल देंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आफ्टर गोइंग टू जेल, जेल जाने के बाद उसने डिसाइड करा, ही डिसाइडेड टू स्टे ऑन द स्ट्रेट एंड नैरो, है ना, तो उसने डिसाइड की वो ऑनेस्ट लाइफ जिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने है टर्न वंस स्टमक। टर्न वंस स्टमक का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि आप किसी को सिक फील करवा रहे हो, किसी को नॉजिया फील करवा रहे हो, किसी को डिस्गस्टिंग फील करवा रहे हो। इसका मतलब ऐसे नहीं कि वाकई में किसी को बीमार फील करवा रहे हो, बट ऐसे भी हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी बातें कर दी जिसकी वजह से सामने वाला इंसान जो है वो इमोशनली आपसे हर्ट हो चुका है, आपके क्रूअल बिहेवियर की वजह से ऐसा हो चुका है। तो यह टर्न वन स्टमक हम उसके लिए भी यूज करते हैं। जैसे बीइंग नॉजेटेड बाय समथिंग और समवन, किसी की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, सिकनेस आ गई, सिकनेस के अंदर मतलब फिजिकल भी हो सकती है और मेंटली भी हो सकती है। जैसे द स्मेल ऑफ रॉटन मीट टर्न माय स्टोमक, है ना, तो जो रॉटन मीट था, सड़ा हुआ मीट था, उसकी वजह से क्या हो गया, मुझे नौजिया हो गया या मैं बीमार पड़ गया। या फिर वॉचिंग दैट वायलेंट सीन, वो वायलेंट सीन देखने के बाद वायलेंट सीन रियली टर्न्ड माय स्टमक, उसने मुझे अपसेट कर दिया, है ना, इस तरह से आप भी कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में कहा गया है कास्ट वंस ब्रेड अपॉन दी वाटर्स। अब इसका क्या हो जाएगा, देखो इसका मतलब है कि आप किसी की हेल्प तो कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, बट रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। जैसे ओरिजिनल आता पानी में ब्रेड फेंक दो, तो आप उम्मीद करते हो कि वो ब्रेड वापस आ सकता है नहीं, कि आएगा या नहीं आएगा या आगे चला जाएगा। आपकी कोई वो नहीं है उसमें कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे साथ कुछ होगा या मुझे कुछ अच्छा मिलने वाला, आप सिर्फ काम कर रहे हो। तो इसमें क्या हो जाएगा, टू डू गुड विदाउट सीकिंग रिवॉर्ड, बिना किसी रिवॉर्ड के अच्छा काम कर रहे हो, तब हम यूज करेंगे ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी सेम एग्जाम में पूछा गया है, लिस्ट वन और लिस्ट टू है। लिस्ट वन का जो करेक्ट जो भी इसका मीनिंग होगा वो लिस्ट टू में दिया हुआ है, तो ढूंढो कहां पर है, और कोड आपको दिए है, मैच करना स्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जी, वर्नेकुलर का मतलब क्या था, वर्नेकुलर का मतलब है जो रोजमर्रा में आप लैंग्वेज यूज करते हो, ऑर्डिनरी लोग यूज कर रहे हैं। जैसे हिंदी जो है वर्नेकुलर है कई सारे पार्ट में नॉर्थ इंडिया में, तो ऑर्डिनरी लैंग्वेज लोगों की जो लैंग्वेज हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए का जो रिलेशनशिप वो टू के साथ बन रहा है, ए का रिलेशनशिप टू के साथ बन रहा है, ए का रिलेशनशिप टू के साथ बी में बन रहा है, फिर सी में बन रहा है। इसके बाद रेटरिक की बात करेंगे। रेटरिक का मतलब क्या हो जाएगा, रिटोरिक का मतलब हो जाता है कि आप क्या कर रहे हो, आप एक ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो जिससे क्या हो रहा है, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, जैसे पॉलिटिशियंस यूज करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, रिटोरिक लैंग्वेज हो जाएगी। तो लैंग्वेज इंटेंडेड टू इन्फ्लुएंस पीपल, ये आपको ऑप्शन नंबर वन में देखने को मिल रहा है। तो बी का रिलेशनशिप वन के साथ बनना चाहिए, बी का रिलेशनशिप वन के साथ बन रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट फिर भी बाकी देख लेते हैं। पार्लेंस का मतलब होता है प्रॉपर ग्रुप होता है, वो इस लैंग्वेज को यूज करते हैं। जैसे मेडिकल पार्लेंस हम बोल देंगे, मेडिकल लैंग्वेज हम बोल देंगे, इस तरीके से करके लैंग्वेज यूज्ड बाय पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। तो सी का रिलेशनशिप फोर के साथ बन जाएगा। फोर्थ में द जर्गन, जर्गन का मतलब होता है कि एक स्पेशलाइज्ड कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पार्लेंस को भी और आप थोड़ा टेक्निकल चले जाओगे तो जर्गन उसको हम बोल देते हैं।
जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स इस लैंग्वेज को यूज करेंगे तो टेक्निकल वर्ड्स यूज करेंगे, jargon हम बोल देंगे। तो इस तरह से चारों वर्ड्स का मीनिंग क्या आपको समझ आ गया होगा। आगे चलेंगे, मुझे 1 सेकंड का ब्रेक दीजिएगा, फिर आगे भी थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी? चलिए जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लिस्ट हमारे सामने, यहाँ पर भी वही सेम काम आपको करना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है। लिस्ट 1 में जो मीनिंग है वो लिस्ट 2 में दिए हुए हैं, हम देख लेते हैं क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले से फेलिनी कहा गया, तो फेलिनी का मतलब क्या होता है? सीरियस क्राइम आपने कुछ करा, कुछ ऑफेंस आपने करा, तो ऑप्शन नंबर ए का रिलेशनशिप 3 के साथ बन रहा है। रिस्टिट्यूशन का मतलब होता है कोई किसी का आर्टिकल कुछ गुम हो चुका, आप दोबारा रिटर्न कर रहे हो उसको, तो वो हमारे पास रिस्टिट्यूशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। शैग्रिन का मतलब क्या होता है? शैग्रिन का मतलब होता है कैसे ह्यूमिलेशन हो गया है, उसकी वजह से आप अपसेट हो चुके हो, तब हम इसको यूज करते हैं। डिस्ट्रेस्ड ऑन अकाउंट ऑफ ह्यूमिलिएशन, ऑप्शन नंबर डी में 4 में देखने को मिल रहा है। डायट्राइब क्या होता है कि आप किसी क्रिटिसिज्म कर रहे हो, वो रिटन रिटन फॉर्म में या बड़ी सी स्पीच उसमें क्रिटिसिज्म कर रहे हो, किसी को अटैक कर रहे हो, तो वो डायट्राइब हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ए का रिलेशनशिप 3 के साथ यहाँ पर और यहाँ पर देखने को मिल रहा है, बट बी का रिलेशनशिप आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है 2 के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन क्वेश्चंस को लाने का मोटो मेरा ये था कि देखो एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन जेकेएसएसबी एग्जाम के अकॉर्डिंग आप 4 नए वर्ड्स सीख रहे हो, अगर आपको पहले नहीं पता थे, समझ रहे हो? तो सिंगल सिंगल वर्ड की जगह एक ही जगह पे 4 वर्ड्स आपको नहीं मिल गए, यहाँ पर भी 4 वर्ड्स आपको नहीं मिल गए, तो और क्या चाहिए आपको? आगे चलते हैं। अब जो आपके सामने क्वेश्चन आएंगे ना सारे, वो सभी जेकेएसएसबी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया सिनोनिम आपको बताना है। कंजम्पशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, सेम मीनिंग क्या हो जाएगा? कंजम्पशन का मतलब होता है किसी काम को कंप्लीट कर रहे हो, फाइनली कंप्लीशन हो रहा है, समझ गए हो? यानी कि आप किसी चीज को पूरा कंप्लीट कर बैठे तो अल्टीमेट कंप्लीशन आप बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे सामने एंटोनियम पूछा गया है। डिसोल्यूट की बात करेंगे, इसका एंटोनियम मतलब अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा? डिसोल्यूट होता क्या है कि आप में क्या है, आपका बिहेवियर इम्प्रॉपर है, इमोरल है, आप इमोरल बिहेवियर की तरफ जा चुके हो, आप उन चीजों पे विश्वास कर रहे हो, तो डिसोल्यूट हो गया। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? मॉरल हो आप, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वही सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर कि जैसे आप सेंसुअल प्लेजर्स पे ध्यान देते हो, ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग वगैरह, तो डिसोल्यूट बिहेवियर आपका है यहाँ पर, समझ गए? तो इसके सिनोनिम करप्ट हो गया, डिजेनरेट हो गया, इमोरल, प्रोफिलिजेट हो गया। तो एंटोनिम्स में वर्चुअस, डिसेंट, मॉरल, ये सारे इसके एंटोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एग्रेवेशन। एग्रेवेशन का सिनोनिम सेम मीनिंग आपसे पूछा हुआ है। एग्रेवेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज को और खराब कर रहे हो, किसी सिचुएशन को और खराब कर रहे हो, समझ रही हो? जैसे उसके केयरलेस रिमार्क्स थे, उन केयरलेस रिमार्क्स की वजह से कंफ्लिक्ट जो वो और एग्रेवेट हो गया, मतलब और खराब हो गया था। तो इसमें सिनोनिम से आप बोल सकते हो खराब करना, इरिटेट करना, एनॉय करना, वर्स कर देना, तो इनकन्वीनियंस भी वैसा ही हो जाएगा। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पीडीएफ के लिए आपको मैं एक ही कंडीशन सिंपल बता चुका हूँ कि 500 लाइक्स कंप्लीट होंगे आपको पीडीएफ मिला करेगा। बाकी जिसने भी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करा है, कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और उसको सिलेबस बड़े फास्ट वे में कवर करेंगे, जल्दी से मेरा सिलेबस कवर हो जाए, वो हमारी एप्लीकेशन में जूनियर सिस्टम का कोर्स ज्वाइन कर ले, 449 रुपीज आपको आराम से मिल जाएगा। मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको उसमें आराम से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 आपके सामने स्क्रीन में है। ये सरकमलोकेशन आपके सामने वर्ड है, सरकमलोकेशन, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपसे वो पूछा गया है। इसका मतलब होता है आप कई सारे वर्ड्स को बोल के एक बात सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, आप इनडायरेक्ट बात कर रहे हो, घुमा फिरा के बात कर रहे हो, तो वो हमारे सामने हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर देने की बजाय आप क्या कर रहे हो, आप जो कंफ्यूज कर रहे हो, समझ गए? तो कंप्रेशन का तो मतलब है किसी को शॉर्ट करना, है ना? ये सारे मीनिंग आपको बताए हुए हैं, बट सर्कुमुलेशन का सही मीनिंग क्या हो सकता है यहाँ से? देखो कंप्रेशन, ये 4 तरह के मतलब आपको बताए हुए हैं। अब फिलहाल ये काम कर देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि मतलब मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे सभी चीजों का मतलब भी बता दिया है, तो मैं आप ही क्या बताऊंगा, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जी, जो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है, ये यूजिंग माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन इंस्टेड ऑफ, ठीक है, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ, आप मुझे इनको पढ़ो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। आप मुझे बताइएगा करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है? आप मुझे ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी, इन दोनों में से बता दो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, या आपको एक टास्क दे रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों का मतलब थोड़ा थोड़ा सा मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, तो मुझे बताएगा इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फिलहाल आज इतनी स्लाइड आपके सामने आई थी, तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के वर्ड्स भी सही लगे होंगे। बाकी वीडियोस को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू और जय हिंद।